आज इस वीडियो में हम एक स्टोरी को पढ़ेंगे जिसका टाइटल है बिग ब्रदर। यह कहानी दो भाइयों के रिश्ते, पढ़ाई को लेकर उनके दृष्टिकोण और आपसी समझ के विकास पर आधारित है। इसे प्रसिद्ध लेखक मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक बड़े भाई ने अपने छोटे भाई को सही राह पर चलने की सीख देता है और कैसे समय के साथ छोटे भाई को अपने भाई की बात समझ आने लगती है। तो चलिए अब इस कहानी को शुरू करते हैं। लिखा है, देयर वॉज एन एज डिफरेंस ऑफ 5 ईयर बिटवीन माई बिग ब्रदर एंड मी। नरेटर कह रहा है, यानी छोटा भाई, कि मेरे बड़े भाई और मेरे बीच उम्र का फ़र्क सिर्फ 5 साल का था। हाउ एवर ही वॉज ओनली 3 ईयर सीनियर टू मी इन स्कूल। हालांकि इसके बावजूद स्कूल में वह मुझसे सिर्फ 3 साल आगे था। बोथ ऑफ अस स्टार्टेड स्कूल एट द सेम एज। हम दोनों ने एक ही उम्र में स्कूल जाना शुरू किया था। बट माई ब्रदर बिलीव इन टेकिंग हिज स्टडी स्लो एंड स्टडी। लेकिन मेरे भाई का मानना था कि पढ़ाई धीरे धीरे और ठोस तरीके से करनी चाहिए। सिंस ही वॉन्टेड टू ले अ सॉलिड फाउंडेशन, ही टुक 2 or 3 ईयर इन ईच क्लास टू कंप्लीट जस्टिस टू हिज स्टडीज़। इसलिए हर क्लास में क्योंकि वह एक मजबूत नींव बनाना चाहते थे, इसलिए हर क्लास में उन्होंने 2 से 3 साल लगाए ताकि पढ़ाई अच्छे से कर सके। द फाउंडेशन आफ्टर ऑल शुड बी स्ट्रॉन्ग फॉर द एडिफिक टू इंड्योर। आखिरकार इमारत को टिकाऊ बनाने के लिए नींव मजबूत होनी चाहिए। एट दैट टाइम आई वॉज 9 एंड ही वॉज 14। उस समय मैं 9 साल का था और वह 14 साल के थे। He had the right to supervise and instruct me, and I was expected to abide by his orders without demur. उन्हें मुझे निर्देश देने और निगरानी करने का पूरा हक था और मुझसे उम्मीद की जाती थी कि मैं बिना किसी आपत्ति के उनके आदेश मानूं। My brother was studious by nature. Most of the time he would have a book open in front of him. मेरे भाई स्वभाव से ही पढ़ाकू थे, मतलब वो बहुत ज़्यादा पढ़ा करते थे। अक्सर उनके सामने कोई किताब खुली रहती थी। एट टाइम्स ही वुड रिलैक्स्ड बाय स्क्रोलिंग पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स, डॉग्स एंड कैट्स इन द मार्जिन ऑफ हिज नोटबुक। कभी कभी वह अपनी कॉपी के किनारों पर चिड़ियाओं, कुत्तों और बिल्लियों की चित्र बनाए बिना ढंग से खींचकर आराम करता था। I have seen my brother write a name word or even a sentence up to 10 or 20 times. मैंने अपने भाई को एक नाम, शब्द या पूरा वाक्य 10 से 20 बार तक लिखते हुए देखा है। In contrast, I had no interest in studies. इसके विपरीत, मेरा भाई तो पढ़ाकू था, पर इससे उल्टा मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। To sit with a book for an hour was an ordeal for me. 1 घंटे तक किताब लेकर बैठना मेरे लिए एक सजा जैसा था। Given a chance, I would slip out of the hostel and go to the field to play marbles or fly kites with my friends. मौका मिलते ही मैं हॉस्टल से चुपके से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ मैदान में कंचे खेलने तथा पतंग उड़ाने चला जाता। Of course, these acts of mine were met with great disapproval by my brother. बिल्कुल मेरे इन कामों को मेरे भाई बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। हिज फर्स्ट क्वेश्चन वुड बी, वेयर वर यू। उनका पहला सवाल यही होता कि तुम कहाँ थे। इट वॉज ऑलवेज द सेम क्वेश्चन इन अ सिमिलर टोन एंड आई ऑलवेज हैड द सेम रिएक्शन, साइलेंस। हमेशा वही सवाल, एक जैसी आवाज़ में, उसी आवाज़ में यही सवाल बार बार पूछा जाता था मेरे से, और मेरा हमेशा एक ही जवाब होता था, वो था मेरी चुप्पी, मेरी शांति। मतलब मैं उनके सामने बिल्कुल शांत रहता था, कुछ नहीं जवाब देता था। आई फेल्ड टू अंडरस्टैंड वाई आई कुड नॉट टेल माई ब्रदर दैट आई वॉज प्लेइंग। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं अपने भाई को ये क्यों नहीं बता सकता था कि मैं खेल रहा था। माई साइलेंस वॉज लाइक एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ माई गिल्ट। मेरी चुप्पी जैसे मेरी गलती को स्वीकार करने जैसी थी। My brother would begin, if this is the way you will study English, you will be doing it for the rest of your life. मेरे भाई मुझे कहते थे कि अगर यही तुम्हारा इंग्लिश पढ़ने का तरीका रहा तो तुम जिंदगी भर पढ़ते ही रह जाओगे।
One cannot learn easily English so easily. You have to give your day and night to master the subject. Even then, you would only acquire a bit of the language. Do you know, even great scholar cannot write proper English, much less be able to speak it. You should learn from me. I don't attend so carnivals. I never go to cricket and hockey match. All I do is to keep studying all the time, and even then it takes me more than 2 years in each class. How do you expect to pass if you don't study? यहाँ पर बड़ा भाई कहता है कि अंग्रेजी मतलब इंग्लिश इतनी आसानी से नहीं सीखी जा सकती। किसी भी सब्जेक्ट को सीखने के लिए तुम्हें दिन रात एक करना पड़ेगा, और तब भी तुम्हें केवल थोड़ी सी ही वो लैंग्वेज आएगी। क्या तुम्हें पता है कि बड़े बड़े जो स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े जो विद्वान हैं, वे भी सही से इंग्लिश नहीं लिख पाते, बोलना तो दूर की बात है। तुम्हें मुझसे सीखना चाहिए। मैं कभी मेले तमाशों में नहीं जाता, मैं कभी क्रिकेट हॉकी मैच देखने नहीं जाता, मैं तो बस हर समय पढ़ाई करता हूँ। तब भी मुझे हर क्लास में दो से ज़्यादा साल लगते हैं। अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम पास होने की तुम्हारी कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। यू आर सिंपली वेस्टिंग आवर फादर्स हार्ड अर्न मनी। तुम बस हमारे पिता की मेहनत की कमाई को बर्बाद करने में लगे हो। Such a scolding would inevitably reduce me to tears. I would feel low and think of running home from school. ऐसी डांट से मैं जोर जोर से रो पड़ा। मैं बहुत उदास हो जाता और सोचता कि स्कूल से भागकर घर चला जाऊं। However, after an hour or so, I would again control over my emotion and resolve to study hard. लेकिन 1 घंटे के अंदर मैं अपनी भावनाओं पर काबू पा लेता और पक्के मन से मेहनत से पढ़ाई करने की ठान लेता। आई लाइक टू ड्रॉ अप अ शेड्यूल। आई विल लीव आउट द वर्ल्ड प्ले फ्रॉम द टाइम टेबल एंड राइट इट दस। गेट अप टू द क्रैक ऑफ डॉन, फ्रेश अप, ईट अ स्नैक एंड स्टडी। मुझे एक टाइम टेबल बनाना अच्छा लगता था। मैं टाइम टेबल में खेल शब्द को छोड़ देता और इस तरह लिखता: गेट अप at the crack of dawn, freshen up, eat a snack and study. From 6 to 8 o'clock English, 8 to 9 o'clock arithmetic, 9 to 30 minutes past 9 o'clock history. Then meal time and school. After school would be geography from 5 to 5 o'clock, grammar, and from 5 to 6, then a 30 minutes walk, followed by English competition at 30 minutes past 6 o'clock. मतलब कि ये टाइम टेबल बनाया है मैंने किस तरीके का। सुबह उठना है, ताज़ा होना है, कुछ हल्का खाना है और फिर पढ़ाई करना है। 6 से 8 बजे तक इंग्लिश पढ़नी है, 8 से 9 बजे तक मैथ्स पढ़नी है, अर्थमेटिक, 9 से 9:30 बजे तक हिस्ट्री पढ़नी है, फिर मील टाइम होगा और स्कूल जाएंगे। फिर स्कूल के बाद 4 से 5 बजे तक हिस्ट्री पढ़नी है, फिर 5 से 6 बजे तक जो ग्रामर पढ़नी है, फिर आधे घंटे की एक वॉक करनी है, सैर करनी है, फिर 6:30 बजे इंग्लिश पढ़नी है दोबारा से, देन डिनर, फिर रात को खाना खाना है। ट्रांसलेट फ्रॉम 8 to 9 o'clock, हिंदी फ्रॉम 9 to o'clock, 8 से 9 बजे तक ट्रांसलेशन करनी है हिंदी की, 9 से 10 बजे तक हिंदी। फ्रॉम 10 to 11 o'clock was time for miscellaneous exercise and then sleep. फिर 10 से 11 बजे तक कुछ और मिसलिनियस एक्सरसाइजेस को सोल्व करना है और फिर सो जाना है। However, as we all know, it is one thing to draw up a schedule and quite a different one to follow it. हालांकि जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक टाइम टेबल बनाना एक बात है, एक आम बात है, लेकिन उसको सही से निभाना बिल्कुल अलग बात। I could not follow it from the first day. The vast green playground, the cheer in the football field, the speed and flurry of the volleyball game beckoned me irresistibly. मैं पहले ही दिन से उस पर अमल नहीं कर पाया, उस शेड्यूल पर अमल नहीं कर पाया। वो हरा बड़ा मैदान, फुटबॉल के मैदान में गूंजती तालियां और आवाज़ें, और वॉलीबॉल खेल की रफ्तार, हलचल मुझे ज़बरदस्त तरीके से अपनी ओर खींच लेती थी। द मोमेंट आई रीच द प्ले ग्राउंड आई फॉरगेट एवरीथिंग। जैसे ही मैं मैदान में पहुंचता मैं सब कुछ भूल जाता। माई रिजोल्व्स, माई टाइम टेबल एंड द बुक्स
दैट स्ट्रेन माई आई। मैं उन सब चीज़ों को भूल जाता जो मैंने संकल्प लिया है, टाइम टेबल बनाया है, वे किताबें जो मेरी आंखों को थका देती थी। When it was time to return to the room, I was always filled with dread. जब कमरे में लौटते समय, जब कमरे में या घर लौटने का समय होता तो मैं हमेशा डर से भर जाता। I would try to avoid him as much as possible, hoping to get away from his sermons and scolding. However, he always spotted me. मैं जितना हो सके अपने भाई से बचने की कोशिश करता, इस उम्मीद में कि उनसे उनके भाषण और उनके डांट से बच जाऊं, लेकिन वो हर बार मुझे देख लेते, मुझे पकड़ लेते। The annual exam came and even this year my brother failed. I was promoted and was first in my class. क्या हुआ कि एनुअल एग्ज़ाम आए और इस साल भी मेरे भाई फेल हो गए। मुझे अगली क्लास में प्रमोट कर दिया गया और मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया। There was now only 2 years of difference left between us. अब हमारे बीच केवल 2 साल का ही अंतर बचा था। I felt a little proud of myself. My brother influence over me would soon be over. मुझे अपने ऊपर थोड़ा सा गर्व महसूस होने लगा। मेरे ऊपर मेरे भाई का असर अब जल्द ही ख़त्म होने वाला था। I began to play freely in the playground. मैं अब मैदान में खुलकर खेल सकता था, मतलब खुलकर खेलने लगा। One day I had spent in the morning playing stickball and came back at lunchtime. He said in sharp tone. एक दिन मैंने पूरी सुबह स्टिक बॉल खेलते हुए बिताई और दोपहर के समय खाना खाने के लिए वापस आया। He said in a sharp tone, I know you have passed this year and even top your class, but I also see that you are putting on airs. वह तेज आवाज़ में बोले, मुझे पता है कि तुम इस साल पास हो गए हो और अपनी क्लास में फर्स्ट भी आए हो, टॉप भी किया है तुमने, लेकिन मैं यह भी देख सक रहा हूँ कि तुम कितने घमंड करने लगे हो अपने आप पर। लेट मी टेल यू, इवन ग्रेट मैन लिव टू रिग्रेट देयर प्राइड। मैं तुम्हें बता दूं कि बड़े बड़े लोग भी अपने घमंड पर पछताते हैं। इट इज़ ईजिली टू पास एन एग्ज़ाम बट इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट टू डेवलप योर माइंड। कि एग्ज़ाम को पास करना तो आसान है, लेकिन अपने दिमाग को विकसित करना बहुत मुश्किल है। थिंक ऑफ रेवन एंड हाउ मच सच अ ग्रेट रूलर मेट हिज डूम सोलीली बिकॉज ऑफ हिज प्राइड, ही एडिड। उन्होंने कहा, रावण ने, कि रावण के बारे में सोचो, कितना बड़ा राजा था वह, लेकिन सिर्फ अपने घमंड की वजह से उसका विनाश हो गया। यू हैव बीन प्रोमोटेड बाय 1 grade. However, when you reach my class and have to study algebra, geometric, literature in deep, you will realize how tough it is. बड़ा भाई कहता है कि तुम सिर्फ एक क्लास आगे बढ़े हो, लेकिन जब तुम मेरी क्लास में पहुंचोगे तो तुम्हें वहाँ पर एल्जेब्रा, ज्योमेट्रिक, लिटरेचर ये गहराई से पढ़ने को मिलेंगे। तब तुम्हें समझ में आएगा कि यह कितना कठिन होता है। इट इज़ नॉट ईजी टू मेमोराइज द किंग्स नेम। राजाओं के नाम लेना, याद रखना कितना आसान होता है, तुम्हें तब समझ आएगा। देर वॉज 8 हेनरी एंड इफ़ यू राइट अबाउट हेनरी 7 इंस्टेड ऑफ हेनरी 8 यू विल गेट a 0। जब तुम मेरी क्लास में आ जाओगे, वहाँ 8 हेनरियों के बारे में पढ़ाया जाता है। अगर तुमने हेनरी 8 की जगह हेनरी 7 के बारे में लिख दिया तो तुम्हें एग्ज़ाम में 0 मिलेगा। दिस पीपल परहैप्स डिड नॉट हैव इनफ नेम टू गो राउंड, सो आफ्टर एवरी नेम दे हैव टू पुट 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। शायद इन लोगों के पास नामों की कमी थी, इसलिए हर नाम में हेनरी 1, हेनरी 2, हेनरी 3, हेनरी 5 इस तरीके से लगाना पड़ता था। एज फॉर ज्योमेट्री द लेसर सेड द बेटर। जहाँ तक कि ज्योमेट्री की बात है, जितना कम कहा जाए उतना ही अच्छा है ज्योमेट्री के बारे में। इफ़ यू राइट एक् इंस्टेड ऑफ ABC, द होल कैलकुलेशन गोस रोंग। अगर तुमने ज्योमेट्री में जो फिगर होते हैं वहाँ पर ABC की जगह पर ACH लिख दिया जाए तो तुम्हारी जो पूरी कैलकुलेशन है वो गलत हो जाती है। द परपेंडिकुलर इज ट्वाइस द बेस। आई आस्क यू हाउ डज इट मैटर। कि जो परपेंडिकुलर है वो बेस से डबल होता है। तो मैं तुमसे, मतलब इस तरीके से क्वेश्चन आती है, मैं तुमसे पूछता हूँ इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इवन इट 4 times लॉन्ग व्हाट डू आई केयर। अगर बेस परपेंडिकुलर से 4 times भी ज़्यादा होती है तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है। हाउएवर यू हैव टू पास एंड सो यू गो टू मेमोराइज इट ऑल। लेकिन पास तो होना है,
इसलिए ये सब कुछ रटना ही पड़ता है। देन देयर आर ऐसे विथ अ हिंट ऑफ एंगर ही सेड। गुस्से में बड़े भाई ने कहा, फिर आते हैं निबंध, फिर आती हैं निबंध। वाई शुड आई राइट 4 पेजेस ऑन अ टॉपिक व्हेन आई कैन से इट अ सिंगल सेंटेंस। बड़ा भाई कहता है कि बात करें ऐसे की, जब मैं किसी टॉपिक को एक वाक्य में कह सकता हूँ तो उसे लिखने के लिए मुझे 4 पन्ने क्यों लिखने चाहिए। इट्स नॉट अ कॉन्ट्राडिक्शन टू राइट अ कॉन्साइंस ऐसे ऑफ 4 पेजेस। क्या यह बहुत अजीब नहीं है कि एक निबंध को 4 पन्नों में लिखो। कम टू द पॉइंट, डोंट थिंक दैट यू आर स्मार्ट जस्ट बिकॉज यू गोट प्रमोटेड। Pay attention to what I say. I may have failed, but I am still older than you and more experienced. सीधी बात करूं तो ये मत सोचो कि सिर्फ तुम प्रमोट हो जाने से तुम बहुत होशियार हो गए हो। मेरी बात पर ध्यान दो। मैं भले ही फेल हो गया हूं, लेकिन उम्र में तुमसे बड़ा हूं और तुमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है मुझे। लेट्स गो फॉर लंच नाउ एंड आई लॉस्ट माई एप्टीट्यूड फॉर लंच। अपने छोटे भाई से वो कहते हैं कि चलो अब खाना खा लो, मुझे खाने की इच्छा नहीं हो रही है। गिव माई ब्रदर्स रिएक्शन, आई वंडर वाट वुड हैव हैपन हैड आई फेल्ड। अपने भाई की इस रिएक्शन को देखकर मैं सोचने लगा, अगर मैं फेल हो जाता हूँ तो क्या होगा। मोर एवर हिज डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टडी इन द 9th grade रियली स्केयर्ड मी। कि साथ में बड़े भाई ने जिस तरीके से 9th क्लास की पढ़ाई के बारे में मुझे बताया है, मुझे सच में डरने लगने लगा है। However, even this admonition did not change my distaste for books. फिर भी उनकी ये समझाइश जो उन्होंने मुझे समझाया है, किताबों के प्रति मेरी जो रुचि है उसको नहीं बदल सकी। आई डोंट नॉट मिस अ चांस टू प्ले आउटसाइड। मैं बाहर खेलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ता था। आई स्टडी टू बट जस्ट इनफ टू कंप्लीट माई असाइनमेंट, नोट बी डिसग्रेस इन क्लास। मैं पढ़ता तो था लेकिन सिर्फ इतना ही कि असाइनमेंट पूरा हो जाए और क्लास में मेरी बेइज्जती ना हो। बट माई सेल्फ कॉन्फिडेंस डिसअपियर एंड आई स्टार्टेड लिविंग इन फियर। लेकिन मेरा आत्मविश्वास गायब हो गया और मैं डर के साए में जीने लगा। इन द नेक्स्ट एनुअल एग्जाम आई पास एंड माई ब्रदर फेल्ड येट अगेन। अगली एनुअल एग्ज़ाम में फिर से एग्ज़ाम हुए, मैं उन एग्ज़ाम में पास हो गया और मेरा भाई फिर से फेल हो गया। I did not think that I had worked very hard and was fairly surprised that I got a first division. मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत मेहनत की थी, इसलिए मुझे फर्स्ट डिवीज़न में मिलना थोड़ा हैरान करने वाली बात थी। मतलब मुझे नहीं लगता कि मैंने बहुत मेहनत की थी एग्ज़ाम्स के लिए, फिर भी मुझे फर्स्ट ग्रेड मिली। फर्स्ट ग्रेड से मैं पास हुआ, फर्स्ट डिवीज़न से। On the contrary, my brother literally buried himself in books, putting in long hours in study. He had grown pale. इसके विपरीत मेरे भाई ने तो खुद को ही किताबों में डुबो दिया था और घंटों तक पढ़ाई की थी। वो बिल्कुल फीके पड़ चुके थे अब। He failed this time. I felt sorry for him. वह फेल हो गए और इस बार मुझे उनके लिए दुख हुआ। When the result was declared, my brother broke down and cried. I cried with him. जब रिजल्ट डिक्लेयर हुआ तो मेरा भाई टूट गया और रो पड़ा। मैं भी उसके साथ रो पड़ा। आई ऑलमोस्ट फॉरगेट अबाउट माई सक्सेस। मैं तो अपनी सफलता को भूल ही गया। नेवरदलेस द इविल थॉट क्रॉस माई माइंड दैट इफ ही फेल्ड वंस मोर ही वुड बी इन द सेम क्लास, देयर वुड बी नो स्कोप फॉर हिज लेक्चर्स। फिर भी एक बुरा ख्याल मेरे मन में आया कि अगर वह फिर से फेल हो गया तो हम दोनों एक ही क्लास में होंगे और फिर उसकी डांट फटकार का कोई सवाल ही नहीं होगा। बट द नेक्स्ट मोमेंट आई वॉज असेम्ड ऑफ माई थॉट एंड चाइल्ड माई सेल्फ। आफ्टर ऑल इट वॉज ओनली फॉर माई गुड दैट ही स्कोल्डेड मी। लेकिन अगले ही पल मुझे अपने विचारों पर शर्म आने लगी और मैंने खुद को डांटा। आखिरकार वह मुझे डांटते थे लेकिन वह मेरी भलाई के लिए था। देयर आफ्टर माई ब्रदर चेंज हिज बिहेवियर टूवर्ड्स मी। इसके बाद मेरे भाई ने मुझसे अपना व्यवहार बदल दिया। सेवरल टाइम्स ऑन ओकेजन अरोज व्हेन आई डिजर्व अ स्कोल्डिंग बट ही टॉक्ड टू मी इन अ जेंटल मैनर। कई बार ऐसा हुआ जब मुझे डांट पड़नी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मुझे नरम तरीके से बात की। Perhaps he had realized that he did not have the right to lecture me anymore.
शायद उन्हें यह एहसास होने लगा था कि उन्हें मुझ पर उपदेश देना, मुझे लेक्चर देने का कोई अधिकार नहीं है। माई इंडिपेंडेंस ग्रू एंड आई बिगेन टू टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज टॉलरेंस। मेरी जो आज़ादी है वह बढ़ी और मैंने उनकी सहनशीलता का लाभ उठाना शुरू कर दिया। आई प्रिज्यूम्ड दैट आई वुड पास द नेक्स्ट टाइम टू वेदर आई स्टडी और नॉट। मैंने सोचा कि अगली बार भी मैं पास हो जाऊंगा, चाहे पढ़ाई करूँ या ना करूँ। द लिटिल अमाउंट ऑफ टाइम दैट आई हैड डिवोटेड टू स्टडी अर्लियर वाज स्पेंट इन प्ले। थोड़ा बहुत समय मैंने पढ़ाई में लगाया था, वह अब खेल में बर्बाद करना शुरू कर दिया। आई डेवलप अ पैसन फॉर फ्लाइंग काइट्स एंड स्पेंड ऑल माई टाइम इन द स्पोर्ट। मैं पतंग उड़ाने का शौकीन हो गया और अपना सारा समय उस खेल में बिता दिया। आई ट्राई माई बेस्ट टू कंसील दिस प्रैक्टिस फ्रॉम माई ब्रदर। मैंने पूरी कोशिश की कि यह आदत अपने भाई से छिपा सकूं। हाउएवर वन डे आई वॉज फार अवे फ्रॉम द हॉस्टल एंड वॉज रनिंग आफ्टर अ काइट। हालांकि एक दिन हॉस्टल से मैं काफ़ी दूर था और एक पतंग के पीछे दौड़ रहा था। आई वॉज ट्राइंग टू सेव इट फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ बॉयज हु चेस्ड इट विथ लॉन्ग बैम्बू पोल्स एंड सडनली आई कोलाइड विथ माई ब्रदर। मैं उस पतंग को कुछ लड़कों से बचाने की कोशिश कर रहा था जो उसे बांस की लंबी छड़ी से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। अचानक मैं अपने भाई से टकरा गया। He was coming from the market. He grabbed me angrily and shouted, "Are not you ashamed to be running with the street boy after one पैसा fight?" कि मेरे भाई बाजार से आ रहे थे, उन्होंने मुझसे गुस्से से पकड़ लिया और चिल्लाया। उन्होंने मुझे गुस्से से पकड़ लिया और चिल्लाए, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? एक पैसे की पतंग के लिए गली के लड़कों के साथ दौड़ रहे हो? यू आर 8th grade boy and should have some sense. You must have assumed that you just because I am 1 grade ahead of you now I have no right to say anything. Please remember I am still 5 years older than you and always be. Even if you get a MA or PhD, you are still my younger brother. तो बड़े भाई कहते हैं कि तुम्हें शर्म नहीं आती कि एक पैसे की पतंग के लिए गली के लड़के के साथ दौड़ रहे हो? तुम 8th क्लास के लड़के हो, तुम्हें थोड़ी शर्म दिखानी चाहिए। तुमने सोचा होगा कि क्योंकि मैं अब तुमसे सिर्फ एक क्लास आगे हूँ तो मुझे तुम्हें डांटने का कोई अधिकार नहीं है। बस ये याद रखो, मैं अभी भी तुमसे 5 साल बड़ा हूँ और हमेशा तुमसे 5 साल बड़ा ही रहूँगा। भले ही तुम MA और PhD की डिग्री कर लो, तुम हमेशा मेरे छोटे भाई ही रहोगे। अंडरस्टैंडिंग डज नॉट कम फ्रॉम बुक्स। थिंक ऑफ आवर मदर, सी नेवर वेंट टू स्कूल एंड फादर प्रोबेबली नेवर वेंट बियॉन्ड द 5th grade। बड़ा भाई कहता है कि समझ किताबों से नहीं आती। हमारी माँ के बारे में सोचो, उन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा, मतलब कभी स्कूल नहीं गई, और पिताजी शायद 5th grade से आगे नहीं पढ़े थे। However, they still have the right to correct us, not just because they are our parents, but also because they have lived longer and have more experience than us. However, यानी हालांकि फिर भी उन्हें, मतलब ये हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी उन्हें हमें सुधारने का अधिकार है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वे हमारे माता पिता हैं, बल्कि इसलिए भी कि उन्होंने हमसे ज़्यादा समय जिया है और उनके पास हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। They may be ignorant about what is happening in the USA, but there are many practical things that they know about. वे अमेरिका में क्या हो रहा है इसके बारे में तो अनजान हो सकते हैं, लेकिन कई चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें वे हमसे ज़्यादा जानते हैं। Tomorrow, if I fall sick, the best that you could do is send home a telegram, but father would not do that. अगर कल अगर मैं बीमार हो जाऊं तो तुम जो सबसे अच्छा कर सकते हो वह यह है कि तुम घर पर एक टेलीग्राम भेज सकते हो, लेकिन पिताजी ऐसा नहीं करेंगे। He would try for a remedy or else go to a doctor. वे इलाज के लिए कोई उपाय करेंगे या फिर डॉक्टर के पास जाएंगे। We find it difficult to make our allowance last through the month. हमें हमारे मंथली जो स्पेंड है, मंथली जो खर्चा है, खर्च का जो महीना है उसको महीने भर चलाना मुश्किल लगता है। However, father has brought up a family on half of what the two of us spend it together. लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे पिता हैं, पिता ने उस आधी रकम से एक परिवार पाला है जो हम दोनों आज खर्च करते हैं।
सो ब्रदर, डोंट बी प्राउड ऑफ हैविंग कैट अप विथ मी बीइंग इंडिपेंडेंट। इसलिए भाई, इस बात पर घमंड मत करो कि तुम मुझसे आगे बढ़ गए हो और आज़ाद हो। आई विल सी यू दैट यू डू नॉट गो ऑफ द ट्रैक। आई नो यू डू नॉट लाइक माई लेक्चर बट आई एम डूइंग माई ड्यूटी। भाई कहता है कि मैं यह देखूंगा कि तुम रास्ते से भटको मत। मुझे पता है कि तुम मेरे जो लेक्चर हैं उनको पसंद नहीं करते, लेकिन ये मेरा काम है, ये मेरी ड्यूटी है तुम्हें लेक्चर देना। दिस न्यू अप्रोच ऑफ माई ब्रदर कम्प्लीटली स्टन्ड मी। आई वॉज मोटिफाइड एट माई बिहेवियर। मेरे भाई का यह नया तरीका मुझे पूरी तरह से चौंका दिया। मेरे भाई का यह नए तरीके ने मुझे पूरी तरीके से चौंका दिया। मुझे अपनी हरकतों पर शर्म आई। I realized my own insignificance and felt a new respect for my brother. With tear in my eyes, I said, I realize my folly. What you have said is very true. You have every right to say it. मुझे अपनी छोटी गलतियों पर का एहसास हुआ और मैंने अपने भाई के लिए एक नया सम्मान महसूस किया। आंखों में आंसू लेकर मैंने कहा कि अपने भाई से कि मैं अपनी मूर्खता समझता हूँ, मैं अपनी गलतियों को समझता हूँ। जो तुमने कहा वह बहुत सच है। तुम्हारा यह कहना तुम्हें कहने का मुझे पूरा हक है। माई ब्रदर embraced मी एंड said, I don't forbid you to fly kite. I like doing it myself. However, if you do that, who will look after you? मेरे भाई ने मुझे गले लगाया और कहा, मैं तुम्हें पतंग उड़ाने से मना नहीं करता, मुझे खुद भी यह करना अच्छा लगता है, लेकिन अगर मैं यह कहूँ या यह करूँ तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? Suddenly a kite that had been cut loose, however, over us, its string dragging down. अचानक एक पतंग जो कट कर उड़ी थी हमारे ऊपर आकर मंडराने लगी। उसकी डोरी लटकी हुई थी नीचे की तरफ। A group of boys was chasing it. My brother jumped and catch hold the string and ran towards the hostel. कुछ लड़के उस पतंग को पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ रहे थे। दूसरी तरफ मेरे भाई ने कूद कर डोरी पकड़ ली और हॉस्टल की ओर दौड़ने लगे। He had a smile on his face. Without a minute delay, I followed him, trying to get hold of the kite in his hand. उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट थी उस पतंग को लेकर। एक मिनट की देरी के बिना मैं उन्हें का पीछा करने लगा और उनके हाथ से पतंग पकड़ने की कोशिश करने के लिए। तो यही कहानी यहीं तक ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आज इस वीडियो